नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात मदरसों की, जिसमें फिर से एक बड़ा एक्शन होने वाला है। अब नेपाल सीमा से सटे मदरसों की फंडिंग की होगी जांच, यूपी सरकार का डीएम को आदेश। दूसरी खबर में बात आजम खान की। मायावती को गाने में भगवान बताने पर आजम खान को मिर्ची लग गई और उन्होंने इस पर तंज भरे अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तीसरी खबर में बात खनन माफिया हाजी इकबाल की। भगौड़ा इकबाल पर एक बार फिर से तगड़ा एक्शन लिया गया। इकबाल की कोठी के साथ घरेलू सामानों को भी कुर्क किया गया। चौथी और आखिरी खबर में बात बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की, जिन्होंने रामचरितमानस पर एक ऐसा बयान दिया है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है और मामला काफी तुल पकड़ रहा है। तो चलिए खबरों से आगाज करते हैं और सबसे पहले बात मदरसों की। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिले के जिला अधिकारियों को अवैध मदरसों के फंडिंग के स्रोत की जांच करने का आदेश दिया है। इन अवैध मदरसों ने खुद को चलाने के लिए मिलने वाले ज़कात को अपना आय का स्रोत घोषित किया था। हालांकि अवैध मदरसों के संचालक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए कि उन्हें ज़कात कहां से मिलता है। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि नेपाल सीमा पर ऐसे मदरसे हैं जो अपने डोनेशन ग्रुप का नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसे मदरसों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने माना कि सर्वे टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोग गरीब हैं और मदरसों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ है। धर्मपाल सिंह ने कहा, ऐसा लगता है कि इन मदरसों को बाहर से पैसा मिल रहा है, कोई बाहर से उन्हें फंड क्यों देगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को गलत इस्तेमाल हो, इसकी संभावनाएं हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके धन के स्रोत को फिर से जांच की जा रही है। बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें प्रदेश भर में करीब 8,500 मदरसे अवैध मिले हैं। सबसे ज्यादा बिना मान्यता के चलने वाले मदरसे मुरादाबाद में मिले थे, इनकी संख्या 550 है। इसके बाद सिद्धार्थ नगर है, जहां 525 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। बरहाइच 500 की संख्या के साथ तीसरे नंबर पर है। बरहाइच और सिद्धार्थनगर जिला नेपाल सीमा से सटा हुआ है। सरकार के सर्वे के मुताबिक यूपी में 25,000 से ज्यादा मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त है और करीब 8,500 मदरसे अवैध हैं। 558 मदरसों को सरकारी सहायता भी मिल रही है। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में 19 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि जब अवैध मदरसों के आय का स्रोत ज़कात है, तो फिर इसका पुख्ता सबूत देने में इन मौलानाओं को आखिर मसला क्या है। इससे तो एक बात साफ है कि इन्हें फंडिंग कहीं और से मिल रही है और वो भी गलत तरीके से। तभी इनके पास आय का स्रोत पूछे जाने पर कोई सवाल नहीं रहा और इनके पैरों तले जमीन खिसक कर रह गई। दूसरी खबर में बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान की, जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आजम खान से सवाल किया गया कि बीएसपी प्रमुख मायावती के जन्मदिन को लेकर एक गाना बना है जो काफी विवादों में है। उसमें कहा गया है कि भारतीय मायावती को भगवान मानते हैं। इस पर सपा नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय मायावती को भगवान मानते हैं। इस पर आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि हम देखते ही नहीं है, देखिए चश्मा लगा रखा है। इससे पहले पूर्व विधायक से मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया ली गई। तब उन्होंने कहा, उनके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उनका बहुत। अपनी अपनी सोच है और अपनी विचारधारा है। संविधान के अधिकार से उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है। जो कुछ अच्छी बात उन्होंने कही है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मायावती के जन्मदिन के लिए गायक कैलाश खेर ने गाना गाया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मायावती को भगवान मानते हैं। हो सकता है मायावती के कुछ भक्त उन्हें भगवान मानते हो, तो इसमें आजम खान को मिर्ची क्यों लग रही है।
वैसे 27 महीने जेल में काटने के बाद अब आजम खान तंजिया भाषा का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जहर नहीं उगलते जैसा पहले उगला करते थे, क्योंकि इस बात का पता नहीं है कि जेल से बुलावा कब आ जाए। और रही बात मोहन भागवत के बयान की, तो जो लोग इस देश पर दोबारा राज करने की घिनौनी मानसिकता पाल बैठे हैं, उन्हें ही भागवत के बयान से आपत्ति है। बाकी और भी मुसलमान हैं इस देश में जो भागवत के बयान का इस्तकबाल कर रहे हैं। वहीं तीसरी खबर में बात भगौड़ा घोषित किए गए खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके आवास में मौजूद सभी सामान को कुर्क कर लिया है। पुलिस कब्जे में लिए हुए सामान को थाने लेकर चली गई। हाजी इकबाल के परिवार के सभी सदस्य फिलहाल जेल में बंद हैं। हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। वहीं इकबाल के 3 बेटे और सगा भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। इकबाल की मुश्किलें सबसे पहले उस समय शुरू हुई जब 2016 में उसके खिलाफ 10,000 करोड़ की ब्लैक मनी मामले में ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी के बाद आयकर विभाग ने भी इकबाल के खिलाफ जांच करनी शुरू कर दी थी। हाजी इकबाल की 3 अरब की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। इकबाल की करोड़ों की कोठी को भी प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया है। परचून की दुकान से सफर शुरू करने वाला हाजी इकबाल हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया, लेकिन जब उसकी पोल खुलनी शुरू हुई तो मुश्किलें बढ़ती चली गई। हाजी इकबाल के खिलाफ कई थानों में दर्ज मामलों में कार्रवाई शुरू हुई तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की कई 100 करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया जा चुका है। हाजी इकबाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर हाजी इकबाल कब तक कानून के शिकंजे से भागता फिरेगा। चौथी और आखिरी खबर में बात सीएम नीतीश कुमार के होनहार नेता चंद्रशेखर की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस कदर रामचरित मानस पर विवादित बयान दिया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और उन्होंने ये खुद साबित कर दिया कि वो पढ़े लिखे अशिक्षित मंत्री हैं। सिर्फ एक लाइन को कोट करके पूरे रामचरित मानस को गलत साबित करने वाले नीतीश के मंत्री की आज हकीकत बताएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामचरित मानस निचली जातियों के खिलाफ नफरत फैलाती है, इसलिए उसे मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए। इस पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर एक हफ्ते में वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा, जो उनकी जीभ काट कर ले आएगा। किसी दूसरे के धर्म के विषय में बोल कर देख ले, अगर दूसरे धर्म के लिए टिप्पणी किए होते तो उनका जीभ नहीं अब तक गर्दन कट गया होता, लेकिन अगर वो क्षमा नहीं मांगते हैं तो उनकी जीभ मैं काट कर लाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जिसको लक्ष्य मान करके लिखा गया वो राम थे। राम अपने जीवन में वनवास गए, निषाद के यहाँ पर रुके, केवट की नाव पर बैठे, शाबरी के झूठे बेर खाए। राम जी के संबंध में रामचरितमानस लिखा गया है, जिसका नायक ही वेद बुद्धि हो, उस ग्रंथ को कैसे जलाया जाएगा? चंद्रशेखर को जला देना चाहिए, उनकी जीभ काट कर गिर जाए या कट जाए। लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके शिक्षा मंत्री के दिए गए बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, वो इस बारे में पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे पाएंगे। क्या सच में नीतीश कुमार इतनी शराफत से भरे हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं? जो मामला इतना तुल पकड़ चुका है उसके बारे में वो कुछ जानते ही नहीं। ये सब तुष्टीकरण का गंदा खेल है, जिससे बिहार के मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर इस तुष्टीकरण के लिए पहचाने जाते रहे हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।